हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 14 सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13। राइट अ नोट ऑन द प्रजा मित्रा मंडल मूवमेंट इन कर्नाटका। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कर्नाटका के प्रजा मित्रा मंडल मूवमेंट के बारे में लिखना है। मतलब हमें इसके शुरुआत, उद्देश्य, नेतृत्व और इसके महत्व को समझाना है। क्यों शुरू हुआ, कौन लीडर्स द, क्या मांगे थी और समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा, ये सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रजा मित्रा मंडल मूवमेंट कर्नाटका के राजनीतिक इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। प्रजा मित्रा मंडल का मतलब होता है लोक मित्रों का मंडल या पीपल्स एसोसिएशन। यह मूवमेंट मेनली मैसूर के प्रिंसली स्टेट में हुआ था, जब आम लोगों को राजनीतिक अधिकार कम मिले हुए थे। इसका मैं मकसद था लोगों में जागरूकता लाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना। यह मूवमेंट भारत के विशाल राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान एक रीजनल लेवल पर हुआ एक जागरूकता अभियान था। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। यह मूवमेंट 20वीं सेंचुरी के पहले आधे में मैसूर स्टेट, आज का कर्नाटका, में स्टार्ट हुआ। टैप प्रिंसली स्टेट सिस्टम था जहां महाराजा और उनके मंत्री ज्यादा पावर रखते थे और आम नागरिकों का राजनीति में रोल बहुत कम था। इस पावर इम्बैलेंस के खिलाफ एजुकेटेड लोगों और रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई। 2. लीडरशिप एंड की पर्सनालिटीज। मूवमेंट को लीड किया प्रोग्रेसिव थिंकर्स, लॉयर्स और रिफॉर्मर्स ने जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। ए. रामास्वामी मुदालियर, H.C. दसप्पा और K.C. रेड्डी जैसे लीडर्स इस मूवमेंट से जुड़े थे। इनका फोकस था कि आम लोगों को भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए। 3. ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। इसका मेन गोल था मैसूर लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना और रिफॉर्म्स लाना। मंडल ने मीटिंग्स, लेक्चर्स और पब्लिक डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करके पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट की। उन्होंने टैक्सेशन, सिविल राइट्स और लोकल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर आवाज उठाए। विलेजेस में कमिटीज बनाकर लोगों को इन्वॉल्व किया गया। 4. सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। यह मूवमेंट कर्नाटका के डेमोक्रेसी डेवलपमेंट का एक इनिशियल स्टेप था। इसने आम लोगों को बताया कि उनका भी गवर्नेंस में रोल है। इस मंडल के लीडर्स आगे चल के कर्नाटका के बड़े नेता बने, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद। इसने दिखाया कि लोगों के राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जरूरी है। 5. लेगेसी एंड रेलेवेंस। नेशनल मूवमेंट्स जितना बड़ा ना सही, लेकिन ये मूवमेंट ने कर्नाटका की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को शेप किया। आज भी ये याद दिलाता है कि ग्रासरूट लेवल पर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी की फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होती है जब आम लोग अवेयर होते हैं, और ये मूवमेंट इसी बात का प्रूफ था। कंक्लूजन। प्रजा मित्रा मंडल मूवमेंट ने मैसूर स्टेट में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई और लोगों को गवर्नेंस का हिस्सा बनने की मांग करने का जज्बा दिया। ये एक छोटा पर इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो कर्नाटका के डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन स्टोन बना। इसका मैसेज सिंपल था, आवाज उठाओ, राइट्स मांगो और सोसाइटी को बदलो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. What do you understand by the term Sanskritization? Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कह रहा है। आपको इसका मतलब, इसके जनक कौन थे, इसके मैं पॉइंट्स क्या है, ये समझाकर लिखना है। साथ ही एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज देने हैं जो इस प्रोसेस को समझाएं। आंसर। इंट्रोडक्शन। संस्कृताइजेशन एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया था। यह प्रोसेस समझाता है कि लोअर कास्ट ग्रुप्स कैसे अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करते हैं बाय अडॉप्टिंग अपर कास्ट कस्टम्स, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। मतलब, कास्ट सिस्टम को तोड़ने के बजाय उसके अंदर ही ऊपर उठने का तरीका है। इस आंसर में हम संस्कृताइजेशन का मीनिंग, प्रोसेस, फीचर्स, सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म्स देखेंगे। मेन बॉडी। 1. संस्कृताइजेशन का मतलब और ओरिजिन। यह टर्म M.N. श्रीनिवास ने कुर्ब कम्युनिटी को स्टडी करते हुए 1950 में दिया था।
इसका मतलब है जब लोअर कास्ट या ट्राइबल ग्रुप्स अपर कास्ट की लाइफस्टाइल, रिचुअल्स, फूड हैबिट्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं ताकि उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो। ये एक इंटरनल रिफॉर्म है जो कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं करता बल्कि उसके नॉर्म्स के अंदर है चेंज लाता है। 2. संस्कृताइजेशन के मेन फीचर्स। अपर कास्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, जैसे मीट और अल्कोहल छोड़कर वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट करना, ब्राह्मणकल पूजा करना। ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल चेंज, लोग पूरे ऑक्यूपेशंस या ज्यादा इज्जत वाली जॉब्स चूज करते हैं, अपर कास्ट के कस्टम्स को फॉलो करते हैं। कल्चरल और रिलीजियस बदलाव, संस्कृत वर्ड्स का यूज, अपर कास्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, रिचुअल्स चेंज करना। टाइम लग, ये एक स्लो प्रोसेस है, कभी कभी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक होता है। 3. सोशल मोबिलिटी और संस्कृताइजेशन, ये एक मैकेनिज्म है जो लोअर कास्ट ग्रुप्स को अपवर्ड मोबिलिटी का मौका देता है। अपर कास्ट को इमिटेट करके वो अपनी पहचान को बेटर बनाते हैं और स्टिग्मा को कम करते हैं। एग्जाम्पल, साउथ इंडिया के कई लोअर कास्ट ग्रुप्स ने बीफ खाना छोड़कर वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना सिर्फ कस्टम्स चेंज करने से रिकॉग्निशन मुश्किल होता है। 4. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस, कास्ट सिस्टम ब्रेक नहीं होता, कस्टम्स चेंज होते हैं पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होती। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का रोल, पैसे और पावर के बिना संस्कृताइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती। मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट, वेस्टर्नाइजेशन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स भी मोबिलिटी के बड़े फैक्टर्स हैं जो इसमें कवर नहीं होते। हर जगह लागू नहीं होता, हर कम्युनिटी या रीजन में ये कॉन्सेप्ट सेम तरह से काम नहीं करता, जैसे दलित मूवमेंट्स अपनी पहचान को असर्ट करते हैं ना कि इमिटेट। एग्जाम्पल्स, कोक्स का स्टडी जहां श्रीनिवास ने देखा कि उन्होंने ब्राह्मणिकल कस्टम्स अडॉप्ट करके अपनी पहचान बदली। राजपूताइजेशन का एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में देखा गया है। कंक्लूजन, संस्कृताइजेशन एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कास्ट के अंदर कल्चरल इमिटेशन से कैसे सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, पर यह कास्ट सिस्टम को तोड़ता नहीं, बस थोड़ा सॉफ्ट चेंज लाता है। आज के टाइम में एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन संस्कृताइजेशन इंडियन सोशियोलॉजी का एक की आइडिया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. What is Varna? Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे वर्ण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कह रहा है। आपको वर्ण की परिभाषा, इसका ओरिजिन, इसका सामाजिक महत्व और 4 वर्गों की क्लासिफिकेशन बतानी है। साथ ही वर्ण और कास्ट के फर्क, प्रमुख ग्रंथों का जिक्र और इसके सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा करनी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। वर्ण प्राचीन भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो समाज को अलग अलग ग्रुप या वर्गों में बांटने के लिए उस होता था। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग या वर्ग। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिस्टम शुरू में काम और जिम्मेदारियों के हिसाब से था। इस आंसर में हम वर्ण का अर्थ, ओरिजिन, फीचर्स और इसकी रेलेवेंस पर डिटेल में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. वर्ण का अर्थ और उत्पत्ति। वर्ण शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है रंग या क्लासिफिकेशन। ऋग्वेद के पुरुषा सूक्त में कहा गया है कि 4 वर्ण कॉस्मिक बीइंग पुरुषा के शरीर के अलग अलग अंगों से बने। मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों ने हर वर्ण के ड्यूटीज और धर्म को डिफाइन किया है। 2. 4 वर्ण वर्ग। ब्राह्मण, ये विद्या और धर्म के गार्डियन थे। इनका काम पढ़ना और धार्मिक क्रिया करना था। क्षत्रिय, ये योद्धा और शासक थे। इनका काम रक्षा और शासन करना था। वैश्य, ये व्यापार और खेती करते थे। इनका काम अर्थव्यवस्था को संभालना था। शूद्र, ये सेवा और श्रम का काम करते थे। समाज के अन्य वर्गों की मदद करना इनका काम था। 3. वर्ण और जाति का अंतर। वर्ण एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था, जबकि जाति एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसमें हजारों सब ग्रुप्स होते हैं। वर्ण फ्लेक्सिबल था क्वालिटीज और काम के हिसाब से, पर जाति रिजिड और जन्म से जुड़ी हो गई। उदाहरण के लिए, एक वैश्य वर्ण के अंदर व्यापार या खेती करने वाले कई जातियां होती है। 4. सामाजिक महत्व और आलोचना। सकारात्मक पहलू, इसने डिवीजन ऑफ लेबर दिया, समाज को ऑर्गेनाइज किया। नकारात्मक पहलू, समय के साथ वर्ण बर्थ बेस्ड और हायरार्किकल हो गया, जिसमें भेदभाव हुआ।
समाज सुधारकों जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ण सिस्टम की आलोचना की क्योंकि ये असमानता को जस्टिफाई करता था। 5. आधुनिक रेलेवेंस। आज भारत में वर्ण सिस्टम लीगली नहीं है, पर इसका प्रभाव सामाजिक सोच में दिखता है। संविधान ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए कई प्रावधान दिए हैं। आज के समय में वर्ण एक ऐतिहासिक और एकेडमिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाता है। कंक्लूजन। वर्ण सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो पहले काम और क्वालिटीज पर बेस्ड था, पर समय के साथ ये रिजिड हो गया। इसको समझने से हमें भारतीय समाज की हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर का आइडिया मिलता है। आज ये एक स्टडी का टॉपिक है, ना कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।